जैसे कि जैसे वी नो दैट यू आर अ वेरी गुड कंपोजर, थैंक यू। इन टर्म्स ऑफ के जो भी गाने हैं, तो आपने प्रोडक्शन में सीखा होगा, करेक्ट? तो प्रोडक्शन आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है? मतलब आज जब आप लॉजिक पे बैठते हो या फिर क्यूबेस पे बैठते हो, आप जब जो भी आपके ट्रैक्स वगैरह देखते हो, उसमें क्या चेंजेस करना है, क्या नहीं करना है, तो मतलब किस तरीके से आपको ये चीज़ हेल्प करता है? I mean, again, they're tools. You know, they are tools, and you need tools to make things. है ना? मुझे अगर एक टेबल बनाना है, तो मुझे लकड़ा चाहिए, है ना? और फिर मुझे कीला चाहिए, मुझे हथौड़ा चाहिए, मुझे वो घसने चाहिए वाली चीज़ चाहिए जिससे वो इवन हो जाए। These are tools. मेरे दिमाग में वो टेबल है, मैं देख सकता हूँ, बहुत अच्छे से वो टेबल दिख रहा है मुझे, क्या टेबल है, वाह। बट फिर उसको बनाना भी तो है, बनाना भी तो है, करेक्ट? you know, to make something which is in your brain, it's just a thought or it's a visual, but only you can see it. अब वो चीज लोग भी देख सकें या सुन सकें, उसके लिए मुझे टूल्स चाहिए। पहले तो हाथ चाहिए, दिमाग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, you know. So these are tools. You have to have tools. And tomorrow, if I want to compose something or if I have an idea, there are so many things. You know, there are so many songs जो तूने प्रोड्यूस किए हैं मेरे लिए. Right. But idea यहाँ से आया है. एक जो सीड है, वो प्लांट कर दिया, एक ऐसा एक पत्ता निकला, और उसके बाद फिर हमने पूरा उसमें बनाया, पेड़ बनाया है हमने उसका. Like भूल ना जाना, I remember. एक कहाँ से वो आइडिया शुरू हुआ, कहाँ वो खत्म हुआ. There's a song called I don't even remember the song now, but it's from the first album by this band called 21 Pilots. रेफर किया था. तो मैं एक गाना सुन रहा था, Don't forget da don't da na. It was not at all the kind of song. And then I liked the phrase कि don't forget about me, कि मेरे बारे में मत भूलना. And then I was like, wow, भूल ना जाना, मुझे भूल ना जाना, कुछ भी करना, कहीं भी जाना, पर मेरी जाना, मुझे भूल ना जाना. Suddenly it came in my head. Correct. And the whole word play of कुछ भी करना, कहीं भी जाना, पर मेरी जाना, मुझे भूल ना जाना. So there is jana happening thrice, but all three janas are different. Correct. कहीं भी जाना मतलब कहीं भी go anywhere. Right. पर मेरी जाना मतलब मेरी जान, और मुझे भूल ना जाना, कि don't forget me. So that's it. मेरा हुक बन गया वहाँ पे. कुछ भी करना, कहीं भी जाना, पर मेरी जाना, मुझे भूल न जाना. And then मतलब लॉजिक के सबसे बेसिक सड़े हुए लूप में से मैंने एक R&B लूप लेके right. और उस पे फिर कॉर्ड डाले, and then you came in, you already had that session, Right. and then you took it on another level, and then another producer came on board. He just उसने इस हद तक genre change कर दिया कि मैं गुस्सा हो गया. हाँ, तूने क्या किया? I still remember that thing. You called me up, कह रहे यार तूने क्या कर दिया? ये क्या गाना है, समझ में नहीं आ खत्म कर रहा. दिया गाना है. हाँ. Because it was so different from my vision of it. But फिर मैंने अगले दिन सुना, फिर दूसरी बार वापस सुना, फिर साला फिर ग्रो करने लगा. फिर मुझे मेरा वर्जन सड़ेला लगता है. ऐसा लगता है क्या वर्जन था. So you know, it started. I took inspiration from a rock song. The scratch was an R&B, and the final production is electronic, completely electronic, and full future bass and with the orchestral elements. So it's such a random process, bro. But the point is कि अगर मेरे पास वो ability नहीं होती, उसी लॉजिक नहीं होता, R&B नहीं होता, माइक नहीं होता, बेबी बेस नहीं होता, मेरा श्योर का माइक नहीं होता, और बेसिक प्लगइन्स थे, बट एक
कॉर्ड्स की नॉलेज थी कि म्यूजिक का this is the नॉलेज था, progression, प्रोडक्शन का नॉलेज था. and then other people came on board. Prashant came on board, he wrote the song. You came on board, Ricky came on board. That's how it happened. Same thing with Yara. Right, right. मैं मालदीव्स में एक शो करने गया था जिसके लिए मुझे 2-3 दिन छुट्टी मिली थी, पेमेंट नहीं मिली थी, बोला 4 दिन आपको छुट्टी देंगे. बोला ठीक है, डन. टिकट पेड, होटल पेड, एवरीथिंग, ऑल एक्सपेंसेस पेड. एंड suddenly I was sleeping, I woke up in the morning. Suddenly last day of the trip मैं सुबह को उठा और मैं गिटार पे ऐसे कॉर्ड बजा रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, उनको बजा रहा हूँ. And then suddenly the verse came into my head. Ta-ra-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. अच्छा है. And then जो originally there was this verse and then there जो प्री कोरस है अभी गाने में वो कोरस था और जो कोरस है वो प्री कोरस था. So it was नगा तेरा दीवाना ना 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 was the chorus. Right. और उसके पहले था ता रा 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 दा रा ता रा रा रा. So I only had my guitar. मुझे बेसिक कॉर्ड्स आते हैं गिटार पे कि वो लगा के मैं वही जो कॉर्ड का पैटर्न है उसको मैं केपो लगा के चेपता रहता हूँ. But that's all you need. Sometimes that's all you need, you know. Right. And then तूने प्रोडक्शन चालू किया गाने का और मुझे याद है कि मैंने रात को तुझे एक दिन कॉल किया, 1:30 बजे 2 बजे रात को कॉल किया. बोला यार यू नो अच्छा गाना भी लिख दिया था, पता है गाना भी लिख दिया था. प्रशांत ने लिरिक्स भी लिख दिए हैं. गाना मतलब खत्म होने का 2-3 दिन में हम शूट करने जा रहे थे. तुझे याद है? बोला नहीं यार इस गाने का प्री कोरस ना वो कोरस होना चाहिए. एंड कोरस प्री कोरस. और तू मुझे याद है कि अजीब सा तूने मुझे एक लुक दिया कि ये पागल हो गया है क्या कर रहा है, क्योंकि छप चुका था ना तब तक दिमाग में. इतने टाइम से काम करते करते दिमाग में छप चुका था. तो बट पता नहीं साला मैं कन्विंस था कि नहीं कि ऐसा. और फिर वर्क कर गया. एंड देन सडनली उसके बाद it became, then we did a proper Swedish house mafia type drop. अब फिर I remember हम लोग स्टूडियो में गिटार से रिकॉर्ड कर रहे थे इसके. करेक्ट, राइट. और मुझे बहुत क्लियरली मैं फ्रॉम डे 1 कन्विंस था कि इसमें कोरस के लिए मुझे अलग आवाज चाहिए मेरे अलावा भी. करेक्ट. और तूने गाया है उसमें, तुझे याद है कि नहीं? वो ओ ओ मैं तो इनफैक्ट ये भी बोल रहा था भाई नहीं जाएगा मेरी आवाज में. तो डर गया था. बट आई नो हाउ टू मेलोडाइन. राइट. आई नो हाउ टू पिच करेक्ट. सो देन एंड देयर यू वेंट इनटू द बूथ. राइट. एंड वी गॉट इट. मैं बोला अरिजीत जा चाय पी. करेक्ट. मैंने पिच करेक्ट किया और तू खुद की आवाज नहीं पहचान पा रहा था. एब्सोल्युटली राइट. सो जस्ट इमेजिन जिस इंसान की मैं आवाज की 2 साल से मजाक उड़ा रहा हूँ सिंगिंग की, फाइनली उसी की आवाज मैंने यूज की है फॉर द कोरस. सो दिस इज व्हाई टूल्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज टूल्स कैन मेक अरिजीत my chorus singer. Correct. Because through those tools I can, because I needed your tone. Right. I needed a tone that didn't sound like me. नहीं तो फिर मी हो जाता. Right. And then in fact in the end जब एक वो ड्रॉप के बाद कोरस आता है ना, वो ओ it's only you. Right. It's only you with the drop. Correct, with the जो synth drop है ना. Right. So creativity is a very wild process, bro. It's a wild and unpredictable process, and for that you need tools. The more जितने ज़्यादा आपके पास tools होंगे उतना ज़्यादा आप खेल सकते हो. सिंपल सी बात है. तो वही होता है कि अब गोल्फ खेलते वक्त अलग अलग किस्म के वो गोल्फ क्लब्स होते हैं ना. एक पतला होता है, एक बहुत मोटा होता है, और वो जितना डिस्टेंस मारना है उसके हिसाब से आप गोल्फ क्लब चूज करते हो. Correct. अब मारने के लिए तो आप एक ही डंडे से मार सकते हो ना. गोल्फ है, इनको गड्ढे में डालना है. Correct. बट टूल्स
एक रिफाइनमेंट, क्या बोलते हैं, गॉड इज इन द डिटेल्स, ब्यूटी इज इन द डिटेल्स। खूबसूरती जो है वो डिटेल्स में होती है, और डिटेल्स तब आते हैं जब आपके पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ मौजूद हो। भाई जैसे कि जैसे अभी एक जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं, राइट? अभी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के हिसाब से एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जब बोलता है कि चलो नहीं मुझे ये करना है, मुझे इंडिपेंडेंटली अपने आप को मार्केट में लेके आना है, तो आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें उसमें होना चाहिए, या फिर किस तरीके से उसको वो अपने आप को ट्रीट करना चाहिए कि सो दैट यू कैन बी द नंबर वन आर्टिस्ट इन दिस इंडस्ट्री और म्यूजिक फील्ड में मैं बोलता हूँ? You know something that nobody tells you and they should is that कोई भी अकेले नंबर वन नहीं बनता है। Nobody becomes number one alone. They have an army of people working alongside them or with them or for them. You don't just become the number one music company in the country. एक पूरी फौज, एक सेना आपके साथ काम करती है और आप नंबर वन बनते हैं या आप सक्सेसफुल बनते हैं। So to be a successful independent musician, first and foremost, find your tribe, find your team. क्योंकि अगर मैं अच्छा सिंगर हूँ, हाँ मैं कंपोज भी करता हूँ, हाँ मैं लिखता भी हूँ, हाँ मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, but am I the best composer? No, I'm not. Am I the best lyricist? No, I'm not. Am I the best producer? No, I'm not. So then why will I mess up my own success by doing something that I'm not the best at? You know what I'm saying? Right. So I need to find those people who will make Everything the best. the best. So, and it doesn't have to be the number one person in that field. It has to be the person who is correct for that particular job, project. So I have to find the best music producer for the vision that I have. Correct. I have to find the best lyricist for the vision that I have. So Right. first and foremost, even if it is a team of 4 people, it needs to be 4 people that genuinely believe That in- whatever they are doing, that is the best product they are, yes, best project they are yes, working and they also first and foremost they believe that जिस चीज पे वो काम कर रहे हैं वो उन्हें पसंद है. You have to Correct. like something. for. Right. You know what I'm saying? Yeah, correct. Absolutely. अगर मुझे गाना मिला और मुझे गाना पसंद ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, I may not be able to do complete justice to it. I have to fall in love with that. Correct. So find like-minded people. Secondly, search for excellence. Aspire to be excellent. Don't aspire to be hit. Or don't aspire. Today it's all become about numbers. Subscribers कितने हैं, views कितने हैं, followers कितने हैं, comments कितने हैं, likes, dislikes कितने हैं. But इससे आपको काम नहीं मिलना है. हमारे YouTube चैनल पे वो लॉक्ड आउट ऑफ हेवन के कितने व्यूज हैं? 50,000 I guess. बट उन 50,000 लोगों में से एक इंसान जिसने वो वीडियो देखा है वो है ए आर रहमान सर. तो भले ही 50,000 लोगों ने देखा, सिर्फ मेरे बाकी कवर्स को 25, 30, 35 लाख व्यूज हैं, बट काम मुझे लॉक्ड आउट ऑफ हेवन की वजह से मिला. रहमान सर का कॉल मुझे उसकी वजह से आया. एक ओवरजॉयड करके हमने गाना किया था, याद है? याद है. सलीम सुलेमान सर ने भी मुझे उस वक्त बोला था कि क्या गाया है, ये वो. सो it has to reach the correct people. It doesn't have to reach crores of people. Crores of people. It has to reach that one right person Correct. who will give you more opportunities. Correct. So our covers reached the correct person. रहमान sir. रहमान सर सीधा, समझ रहे हो ना? So similarly, like क्यों है जो हमने अगस्त में रिलीज किया, it doesn't have very many views. शायद 2-2.5-3 मिलियन व्यूज हैं, बट सोनू भैया ने एक सीधा व्लॉग लिख दिया कि यार आदित्य डिजर्व्स मोर अपॉर्चुनिटीज इन द फिल्म इंडस्ट्री. आई वंडर व्हाई ही इज नॉट सिंगिंग. सलीम सुलेमान सर का कॉल आया, उनके लिए मुझे गाना गाने का मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ हाउ वेल आई डिड इन दैट सॉन्ग, हाउ वेल वी sang the song, how well Meghdit produced it,
how will Tushar wrote it, the combination. So people are looking for understanding of your craft. तुम्हारे काम के थ्रू तुम्हारे क्राफ्ट की अंडरस्टैंडिंग झलकनी चाहिए कि हाँ ये समझता है या समझती है ये क्या कर रहा है. ये नहीं कि हाँ माइक चालू किया और रिकॉर्ड दबा दिया और करेक्ट लगे हुए हैं. सो एवरी एस्पायरिंग म्यूजिशियन आई वुड से बिकम रियली गुड एट योर जॉब, बिकम द बेस्ट, देन यू कैन कंप्लेन कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा. बट अगर आप अपने फील्ड में बेस्ट बन गए हो, आई डोंट थिंक कि आप ऐसा दिन आएगा जब आपको काम नहीं होगा. Because everybody is looking to for talented people. Exactly. Everybody is looking for people who are excellent at their jobs. So eventually you will find that right person. And again, अगर आपको 20, 30, 40 साल का करियर चाहिए तो आप खुद के लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें उससे नहीं होता है. मैं खुद के लिए कितने गाने बनाऊंगा? 10, 100, 50, 200. करेक्ट. But if you want to be an Udit Narayan, he has sung 25,000 songs in 40 languages. That will only happen when other people start offering you work. करेक्ट. And other people will only offer you work when you are really good at your job. लोग हमेशा पूछते रहते हैं, अरे अच्छा ये आदित्य अच्छा कैसा गाता है? अच्छा गाता है, अच्छा सुरूर अच्छे लगते हैं, अच्छा कितने टाइम में गाएगा गाना? अच्छा एपिक में गा रहे हो यार, क्या बात है, बुलाओ. You have to impress. It's you will not impress with numbers. You will impress with excellence. You will impress with dedication. आपके काम में वो डेडिकेशन नजर आना चाहिए कि यार भूख है, कि यार कुछ कर गुजरना है, कुछ कमाल करना है. सो एनी इंडिपेंडेंट म्यूजिक का मतलब ये नहीं कि आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाओ और मैंने सस 2 और सस 4 डाला और ये मैंने 5/4 टाइम सिग्नेचर का एक तड़का डाला और करो. बट एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट मीन इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मेरा क्योंकि ये रियलाइजेशन मुझे भी ऑफ लेट हुआ. पहले भी मैं सोचता था कि सब कुछ बनाओ के कुछ समझ में ही नहीं आया किसी को. बट भाई अगर किसी को समझ में ही नहीं आएगा तो आपको काम कैसे मिलेगा? करेक्ट. तो अब नाउ आई एम स्टार्टिंग टू मेक कंटेंट व्हिच पीपल कैन relate to, which people can sing along to, which people would like to watch again, or listen to again. And that is what it is. Aspire to be an independent musician जो independent music के जोन में भी बॉलीवुड के लेवल का काम कर रहा है. करेक्ट. या उससे बेहतर कर रहा है. तो मिलेगी अपॉर्चुनिटीज, तो मिलेगा काम. करेक्ट. मुझे फिल्मों का बहुत शौक रहा है बचपन से. अगर आप म्यूजिक के अलावा मुझे मेरे शौक पूछें तो मुझे फिल्मों का बहुत शौक है और उसके बाद मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है. तो अगर मैं म्यूजिशियन या अगर मैं फिल्म, टीवी और म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं होता तो मैं डेफिनेटली क्रिकेटर होता. मैंने स्कूल में क्रिकेट भी खेला था. अच्छा. तो मैं बहुत और मैं ऑलराउंडर था. मैं पिंच हिटर बैट्समैन था और मैं स्विंग बॉलर था. बट ऑब्वियसली 23 साल की उम्र में आप क्रिकेटर बनने के सपने शुरू नहीं कर सकते हो. और ऑब्वियसली मैं म्यूजिक को सबसे ज़्यादा प्यार करता था. लेकिन मुझे फिल्म मेकिंग का बहुत 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 शौक था. मैं सीखना चाहता था. तो संजय लीला बंसाली सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. मेरी मम्मी मुझसे भी बड़ी फैन है. और इनफैक्ट जब मैं 17 साल का था तब मुझे संजय लीला बंसाली सर ने भी ऑडिशन किया था. अच्छा. और मैं ऑलमोस्ट लॉक हो गया था एज लीड एक्टर. वो मुझे और आलिया भट्ट को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम होना बालिका वधू. और उस वक्त आलिया आई थिंक 11 साल की थी, 10 साल की थी, बहुत छोटी थी. ओके. ओके. तो एक मतलब मैं था 17 साल का बट ही वांटेड मी टू प्ले लाइक अ 13-14 ईयर ओल्ड. और वो थी कुछ 10-12 साल की बट ही वांटेड हर टू प्ले 7-8 ईयर ओल्ड. तो हम ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए थे. हमारा स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट भी हो गया था. बट देन वो फिल्म मटेरियलाइज ही नहीं. दिस वाज आफ्टर ब्लैक. तो फिर उन्होंने इंस्टेड ऑफ दैट फिल्म ही डिसाइडेड टू मेक सावरिया.
विद रणबीर कपूर एंड सोनम कपूर। तो उस वक्त मेरी मुलाकात संजय सर से पहली बात हुई थी जब मैं कॉलेज में था, और उन्होंने मुझे बुलाया था स्क्रीन टेस्ट के लिए। अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती, आलिया भी जल्दी लॉन्च हो जाती, मैं भी हो जाता, बट वही है कि डेस्टिनी एक अलग चीज होती है, जो जहाँ पे लिखा है उस तरीके जो से जहाँ पे लिखा है भाई वही होना है। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं संजय सर को असिस्ट करूं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं बहुत यूजलेस होऊंगा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, क्योंकि मुझे डायरेक्शन के बारे में कुछ कुछ नहीं पता। पता ही नहीं है। बट मैं आई एम अ क्विक लर्नर, तो भी जानता है कि मैं बहुत या शार्प हूँ, दिमाग मेरा टचवुड बहुत शार्प है। तो मुझे पता था कि मैं कुछ दिन कुछ हफ्ते अगर मैं टिक जाऊंगा वहाँ पे या मुझे मौका मिल जाएगा तो मैं सीख जाऊंगा। तो एक्स फैक्टर जब खत्म हुआ तो एंड में मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने सर से पूछा कि क्या मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ। असिस्ट कर सकता हूँ। तो सर हंस दिए मुझ पे, क्योंकि तब तक तो ऑब्वियसली मेरा थोड़ा नाम भी हो चुका था, काम भी कर रहा था, पैसे भी कमा रहा था। तो उन्होंने बोला ये क्या तू यार क्या असिस्ट करेगा, तो वो हंस दिए मेरे मुंह पे, बोले कि आपसे नहीं होगा। और उस वक्त सर की भी कुछ एक दो फिल्में बहुत खास नहीं चली थी, सावरिया और गुजारिश, तो वो भी कुछ एक कमाल की स्क्रिप्ट की तलाश में थे। और जब एक्स फैक्टर खत्म हुआ तो मैं उनके ऑफिस में जाके बैठता था और वो मुझे काम ही नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अभी 5-7 दिन ये आएगा उसके और बाद फिर ये तो भाग जाएगा। तो वो बिठा के रखते थे मुझे और मैं कुछ नहीं करता था। मैं वहाँ पे नॉवेल्स पढ़ने लगा अपना टाइम पास करने के लिए। सब लोग काम कर रहे होते तो मैं भी तो कुछ करूं। पहले दिन बैठा, दूसरे दिन बैठा, फिर मुझे पता चलने लगा कि यहाँ पे मेरा थोड़ा टाइम जाएगा। और सर एक्चुअली मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे, जेन्युइनली। फिर हफ्ता 10 दिन हो गया और उन्होंने देखा कि यार ये तो आ रहा है, Still he is coming. इसको कुछ काम नहीं दे रहा हूँ बट ये आ जरूर रहा है। तो अचानक एक दिन आए और उन्होंने कुछ बोला कि ये इसके ये है वो है। और उस वक्त उनके पास 2 स्क्रिप्ट थी, एक थी रामलीला और एक थी गंगूबाई, जो वो अभी बना रहे हैं आलिया के साथ। उस वक्त वो कंसिडर कर रहे थे रानी मुखर्जी जी को उस रोल के लिए। अब ये मैं बात कर रहा हूँ, आप समझिए कि 2011 की, तो ऑलमोस्ट ये 10 साल पहले। तो इन 2 स्क्रिप्ट्स के बारे में डिस्कशन चल रही थी। इनफैक्ट करीना की भी बात चल रही थी, आई थिंक रामलीला के लिए भी, गंगूबाई के लिए। तो कुछ डेट्स वेट्स मिले थे उनके, तो मुझे शिफ्ट कैलकुलेट करने थे। तो एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, क्योंकि फिल्म शिफ्ट टीवी शिफ्ट अलग होती है। तो मैंने पहले ही दिन झूला कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि शिफ्ट गिनो, और मैंने टीवी के हिसाब से शिफ्ट लगा के दिए और सारे नंबर मिला के। तो फिर उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाई और मुझे बोला कि बेटा देखो ऐसा नहीं होता है, इसको ऐसे ही होता है। फिल्म शिफ्ट इज डिफरेंट, टीवी शिफ्ट इज डिफरेंट। और वो समझ भी गए, क्योंकि उन्होंने मुझे टीवी के करते हमने साथ में किया, तो वो समझ गए कि ये अपने हिसाब से उसने सही किया है। तो फिर उन्होंने मुझे दिया और धीरे धीरे करके ऐसे छोटे छोटे काम मुझे फिर मिलने लगे उनके ऑफिस में। तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा। फिर फाइनली उन्होंने रामलीला बनाना डिसाइड किया और फिर उसकी प्री प्रोडक्शन शुरू हुई। एंड ऑब्वियसली मुझे सबसे ज्यादा शौक इसीलिए था संजय सर को असिस्ट करने में, क्योंकि उनकी फिल्म में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। म्यूजिक आप एक तरह से बोलो कि हीरो ही है फिल्म का, हीरो या हीरोइन ही है। तो बहुत एक्साइटिंग फेज था फिर वो, जब संजय सर खुद म्यूजिक दे रहे थे उस फिल्म की। आई थिंक गुजारिश पहली एल्बम थी उनकी जो उन्होंने एज अ कंपोजर की थी। सेकंड वाज रामलीला, बट गुजारिश वाज मोर ऑफ अ क्या बोलते हैं कि पैरेलल सिनेमा प्रोजेक्ट था, कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था वो। और फिर म्यूजिक के हम सेशन में बैठने लगे और म्यूजिक सेशन में मेरा बड़ा काम था, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। तो वहां पे मैं काम का फील करता था और उनको भी पता था कि ये कुछ एंजॉय करेगा। हाँ, और ये काम करेगा यहाँ पे, सेट पे कुछ करे ना करे, पर यहाँ पे तो ऐसा काम है, सीरियसली करेगा। हाँ, और मेरे बाकी असिस्टेंट से सबसे काम में आदित्य आएगा। तो वहां पर हमारी एक जो रिलेशनशिप थी वो अच्छी हुई और मैं भी उनके काम आने लगा। और ऑब्वियसली उनसे कौन नहीं सीखता है। और मैं सारे स्क्रैचेस गाने लगा फिल्म के, और फिर मेल फीमेल सारे स्क्रैचेस मैं ही गाता था। फिर उसको प्रोड्यूस करवाना, राइटर्स को बुलाना, म्यूजिक सेशंस कंडक्ट करना, ये वो, थोड़ा बाजा वाजा बजाना, महफिल जो बोलते हैं ना।
वो क्या है कि अब है वो आर्टिस्ट आदमी, तो उनके दिमाग में जो मेलोडीज होती है वो गा के सुनाते हैं। अब वो गाते भी बहुत सुर में नहीं है, तो हमको बाजा लेके उनको उनके मैच करके उनको डिसाइफर करना है, उनके जो Right, कोड हैं right. उनको डिसाइफर करना है। तो वो बहुत एक टास्क। चैलेंजिंग था, बट बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। राइट। और उस वक्त दौरान मुझे मैं ये भी समझ में आने लगा कि ये मतलब सुर में नहीं है, बट म्यूजिक की समझ इनको बहुत जबरदस्त है। तो वो मैं समझ गया, क्योंकि कैसे मेलोडी बनाना, आप भी जानते हो यार कि गाना बनाना कोई हलवा काम नहीं है। तो उनको आता था कि नोट्स और कैसे फ्रेजिंग ये वो कहाँ पे थोड़ा कमर्शियल कोरस आ जाए, एक रेपिटेशन, वो सब समझते थे। और उस दौरान फिर मुझे पता भी चलने लगा कि काफी फिल्मों में उनके कॉम्पोजिशंस भी थे। जैसे देवदास में बैरी पिया काफी हद तक उनकी कॉम्पोजिशन है। उन्होंने और इस्माइल जी ने मिलकर बनाई है, बट ऑब्वियसली पूरा एल्बम इस्माइल जी ने किया है। तो फिर मैं समझने लगा कि है संजय सर मतलब म्यूजिशियन है प्रॉपर, मतलब बस वो एजुकेटेड म्यूजिशियन है, मतलब वो बजा नहीं सकते या अच्छे से गा नहीं सकते, बट यहाँ सब कुछ है और यहाँ आत्मा में सब कुछ है। वो सेशन बहुत एंजॉय किए मैंने, स्क्रैचेस गाने लगे, म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू हुई, फिर फिल्म की प्रोडक्शन शुरू हुई, और फिर एज एन एडी मैं फिल्म में जुड़ गया। और फिर ततर ततर पापा गाने वाले थे, अच्छा। राम जी की चाल वाज सपोज्ड टू बी सन बाय माय फादर, बट संजय सर ने मेरा स्क्रैच सुना और उनको इतना पसंद आ गया कि फिर उन्होंने रिटेन कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी आवाज़ मेरे को। इनफैक्ट उन्होंने मुझे वो वापस गवाया भी नहीं। तो इनफैक्ट जो आप गाना सुन रहे हो वो मैंने एक टेक में रिकॉर्ड किया है, एक स्क्रैच के तौर पे। फिर उन्होंने मुझे इश्कियाँ भी गवाया उसमें। और एक्चुअली बहुत लोग नहीं जानते कि मैंने इनफैक्ट पूरे रामलीला एल्बम में गाया है, और जिन गानों में मैंने लीड नहीं गाया उनमें मैंने कोरस गाया है। जैसे लहू मुलक्किया में मैंने कोरस गाया है, लाल इश्क में मैंने कोरस गाया है, नगाड़ा संग ढोल में मैंने कोरस गाया है, और ततर ततर इश्कियाँ में गाया है। एक भला मोरी रामा करके फिल्म में गाना है, वो मैंने और कीर्ति ने गाया है। तो आप समझिए मोटा मोटी पूरे एल्बम में मैंने your part was and that was one of the most enriching experiences of my life। मैंने गालियाँ भी बहुत खाई, मैंने गलतियाँ भी बहुत की, बट मैं सीखा बहुत कुछ सीखा। फिल्म्स के बारे में सीखा, सारे एक्टर्स को जब मैं एक्ट करते देखता था तो उनसे सीखता था। मुझे रियलाइज हुआ कि एक बड़े लेवल का एक्टर या एक्ट्रेस बनने में कितना हार्डवर्क की इन्वॉल्वमेंट होती है, कितना कमिटमेंट डेडिकेशन चाहिए, वो सब मैंने देखा। फिल्म रिलीज हुई, रिलीज के पहले गाने एक्चुअली सुपर डुपर हिट हो गए थे। 3 गाने बहुत बड़े हिट हुए, एक तो ततड़ ततड़, एक नगाड़ा संग ढोल और एक राम चाय पीला। बट नगाड़ा संग ढोल एंड ततड़ ततड़ हैव बिकम ब्लॉकबस्टर्स। और फिर फिल्म रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हुई, एंड द फिल्म एंड द म्यूजिक बिकेम ब्लॉकबस्टर्स। टचवुड। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे बहुत सारा काम ऑफर होगा, बहुत सारा नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि 2-3 अपॉर्चुनिटीज तो मिल जाएंगी मुझे, क्योंकि सोलो गाने थे। और इनफैक्ट रणबीर उस वक्त बहुत बड़े स्टार नहीं थे, उनकी एक ही फिल्म हिट हुई थी, वो बैंड बाजा बारात। तो इट वाज हिज फर्स्ट हिट, बिग हिट एज अ लीड एक्टर। दीपिकाज एंड उनकी पहली बार कॉम्बिनेशन थी, गाना सोलो था। हर अवार्ड फंक्शन में मुझे, ऑलमोस्ट सारे अवार्ड फंक्शन में नॉमिनेट किया गया। तो मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी, और वही मेरी एक्सपेक्टेशन थी। ऑनेस्टली मैं सिर्फ ये चाहता था कि मुझे अच्छे गाने मिल जाए कुछ, और गाड़ी आगे बढ़ती रहे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं सारे मेरे फेवरेट कंपोजर से जाके मिला भी कि काम दे दो, ट्राई कर लो, आप स्क्रैच गवा लीजिए, कुछ भी, और कुछ हुआ नहीं। नहीं, किसी ने मिले जरूर मुझसे, क्योंकि उदित जी का लड़का है। तो नहीं बिठा दिया मुझे कि हाँ बेटा बोलो, ऐसा 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 है, पर किसी ने एंटरटेन नहीं किया मुझे ज्यादा देर तक। तो वहां पर फिर मैं थोड़ा सा खो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार 2 इतनी बड़ी फिल्म में गाना गा के भी, सोलो हिट्स गा के भी, फिल्म सुपर हिट, एक्टर सुपर हिट, गाने सुपर हिट, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। तो फिर what should be the next step? What next? फिर वही जिंदगी में सवाल आया, व्हाट नेक्स्ट। तो उस वक्त एक ऐसी चीज थी जो बहुत दो यूथ को कैप्चर कर रही थी, और वो है यूट्यूब। राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना अब
मौके तो मिल नहीं रहे हैं, बट क्या बोलते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो घर बैठे मैं कितना टैलेंटेड हूँ ये कभी किसी को समझ में नहीं आएगा। तो लेट मी ट्राई एंड पुट माई सेल्फ आउट देयर। प्लस एक अच्छी बात ये होगी कि रामलीला के बाद मुझे बहुत सारे लाइव शोज के ऑफर्स आए, क्योंकि गाने सुपर डुपर हिट थे और वो फुल शो वाले गाने थे। तो उस दौरान उससे पहले मैं -1 पे ट्रैक्स पे गाना गाता था, मतलब ट्रैक बजता है और मैं गाना गाता हूँ। फिर ऑब्वियसली जब शोज फिर से मुझे ऑफर होने लगे 1.5-2 साल के गैप के बाद, तब मुझे ऐसा लगा कि आई शुड हैव माय ओन बैंड। और फिर मैंने पूरे देश में फैलाई हवा के भाई आई एम लुकिंग फॉर अ बैंड। और फिर मुझे आप मिले और आपके साथ कुछ और मित्र मिले, आनंद के थ्रू सब लोग मिले मुझे, मोहित, तू, अंकित, नवाज, विश्वजीत। और फिर एक नया चैप्टर शुरू हुआ लाइफ में, जहाँ पर हम खुद की चीजें करने लगे। करेक्ट। हमने अपना बैंड बनाया, फिर एल्बम बनाया बैंड। पहले तो कवर्स बनाए हमने यूट्यूब पे, हिंदी कवर्स, इंग्लिश कवर्स दोनों। एक ट्यूनिंग जमा हुई हमारी, फिर ट्यूनिंग जमने लगी और उसके बाद फिर हम शोज करने लगे। और फिर हम बहुत सारे शोज करने लगे। मुझे याद है कि जब हमने जैन में शोज शुरू किया और फरवरी में हमने कुछ 11-12 शोज किए। राइट। मतलब एक ऐसा हुआ करता था कि आज यहाँ पे, कल वहाँ पे, परसों वहाँ पे, आज कानपुर, यहाँ पे रिटर्न मुंबई, फिर वापस। और मैं सारे शोज को हाँ बोलता था, मैं मना ही नहीं करता था। थोड़े कम पैसों में भी अगर मुझे हमें शो मिल जाता था तो मैं उठा लेता था कि एक एक्सपीरियंस होगा, लोगों तक हम पहुंचेंगे, गाने गाएंगे, हम खुद बेटर होंगे एज म्यूजिशियंस, एज लाइव प्लेयर्स। और फिर एल्बम का काम चला। फिर हमने एल्बम की बनाने की कोशिश की, कुछ गाने हमने बनाए वहाँ पर। और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारा ट्रिप था, क्योंकि उसी से हमने ओरिजिनल्स बनाना चालू किया एज ए यूनिट। सबके अपने अपने कॉम्पोजिशंस भी थे, हमने मिलके भी कुछ गाने बनाए। तो और फिर धीरे धीरे यूट्यूब भी बड़ा होता गया, यूट्यूब पे हमें ठीक ठाक रिस्पांस भी मिलने लगा। मुझे याद है कि हमारा तीसरा या चौथा कवर जब 1 लाख व्यूज क्रॉस किया, हफ्ते भर में तो हम पागल हो गए थे कि बाप रे 1 लाख लोगों ने हमारा कवर सुना है। एंड साथ ही साथ फिर मुझे सारेगामापा होस्ट करने के लिए फिर से फोन आया। तो हमने फिर सारेगामापा शुरू किया लिटिल चैम्प्स 2013 में, और फिर वो बहुत चला। और साथ साथ फिर ये सारी चीजें साथ में होने लगी, कवर्स हम बनाने लगे, हम ओरिजिनल्स बनाने लगे, मेरा सारेगामापा शुरू हो गया, हमारे लाइव शोज शुरू हो गए। एंड ऐसा चलता गया कुछ सालों तक। पर एक चीज जो नहीं हुई वो थी कि बॉलीवुड में मुझे प्लेबैक नहीं मिल रहे थे। एंड थोड़ा सा मैं डिसहार्टेंड फील कर रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही एक म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस करूंगा अपने पैसों से, क्योंकि हम शोज से कुछ पैसे कमाने लगे थे। तो तू ही प्यार है, फिर चिरंतन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, फराज जिसने डायरेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए वो एसोसिएट डायरेक्टर थे रामलीला में, तो उन्होंने बोला कि हमारी दोस्ती अच्छी हो गई थी, बोला कि मैं आपके लिए करता हूँ। और फिर वो गाना मैंने पहले खुद रिलीज करने की कोशिश की यूट्यूब पे, तो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई, मेरा चैनल ही बंद करवा दिया, स्ट्राइक पड़ा मेरे चैनल पे, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं लेबल्स के पास लेकर गया वो गाने, और फिर फाइनली जो सबसे बड़ा लेबल है हमारे देश का, उन्होंने कहा कि चलो हम रिलीज कर लें। और उस वक्त ऐसे 4-5 लाख व्यूज आए। ये 2014 की बात है, 2014 की बात है। और उस वक्त मतलब बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, 4-5 लाख व्यूज। सो टी सीरीज में मैं साइन किया, मैंने एज एन आर्टिस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, मेरे बहुत सारे स्क्रैचेस रिजेक्ट हुए। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एज ए म्यूजिशियन। ऑब्वियसली जब कंटिन्यूसली आपके साथ ऐसा होने लगता है तो आप थोड़ा सा यू बिगिन टू क्वेश्चन योर सेल्फ। बट आई नेवर स्टॉप्ड मेकिंग कवर्स बनाते गए, हम लाइव शोज करते गए, हम ओरिजिनल्स बनाते गए। एंड वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रहमान सर's ऑफिस इन चेन्नई कि
हमारी अगली फिल्म हिंदी फिल्म के लिए आप आज ही रिकॉर्ड कर लें। दैट्स व्हाई आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर दिल बेचारा। और मुझे आप समझो ना कि करीब 6 साल बाद एक हिंदी फीचर फिल्म में गाने का मौका मिला, और पहली बार मुझे किसी ने सामने से कॉल किया। हाँ, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ somebody called me just as a playback singer to sing a song. So that was one of the happiest moments of my life. उसके बाद विशाल शेखर सर ने अगले ही महीने मुझे कॉल किया कि एक नई फिल्म है रणवीर की और हम चाहते हैं कि आ जाओ स्टूडियो पे। तो एक ऐसा भी फेज था जहाँ पे 6 साल मुझे मतलब उतना अपॉर्चुनिटीज मिला ही नहीं, कुछ भी कुछ अपॉर्चुनिटी, भी किसी ने opportunity सामने से फोन भी नहीं किया, लेबल के साथ साइन करने के बाद भी काम नहीं मिला, जो भी स्क्रैचेस गाए वो रिजेक्ट हो गए। और यहाँ पे अचानक 2 महीने में मुझे 2 ऑफ द बिगेस्ट कंपोजर्स ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक ए आर रहमान सर और विशाल शेखर सर ने मुझे गाना गवाया। विच जस्ट गोज टू शो कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। एंड फिर उसी दौरान मतलब पिछले साल ही मैंने अपना लेबल शुरू किया, नमस्ते रिकॉर्ड्स। हमारे गाने रिलीज हुए लिल्ला डूबा which have over I think 25-30 million views, मतलब 2.5-3 करोड़ व्यूज इंडिपेंडेंटली अब हम आ रहे हैं। क्यों रिलीज किया हमने अगस्त में, इतना प्यार मिला उस गाने के थ्रू। सोनू निगम भैया ने मुझे कॉल भी किया और उन्होंने इनफैक्ट अपने वो व्लॉग्स करते हैं तो व्लॉग में भी इतनी तारीफ की उन्होंने गाने की। एंड ही इज समबडी दैट आई रियली लुक अप टू एज अ म्यूजिशियन, नॉट जस्ट मी, मतलब जो भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए ही इज लाइक यू नो ही इज लाइक अ गॉड टू देम। एंड मैं इतना लकी हूँ कि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और उनकी इतनी तारीफ सुनकर इतनी खुशी मिली मुझे, यू नो, बिकॉज एंड ही डजंट प्रेज एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, वो ऐसे किसी की तारीफ नहीं करते। सलीम सुलेमान जी ने मुझे फ़ोन किया, उनके लिए अभी मैं एक गाना कर रहा हूँ उनके मर्चेंट रिकॉर्ड्स के लिए। सो यू नो जो 6 साल में नहीं हुआ आप कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे अभी होना 6 महीने के अंदर हो गया। सो दैट्स हाउ लाइफ इज, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। एंड फॉर 31 इयर्स मुझे कई बार मैं अपने आप डाउट करता गया कि यार एम आई गुड इनफ, एम आई वर्किंग हार्ड इनफ, क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। सब लोग आगे निकल रहे हैं, मैं मेरी नया पार नहीं हो रही। हालांकि स्टारडम मैंने देखा, सुपर स्टारडम मैंने देखा है, बट नॉट एज अ म्यूजिशियन। मुझे नाम मिला, पैसा मिला, काम मिला, रिकग्निशन मिला, सब कुछ, बट प्राइमरीली एज अ टेलीविजन फिगर, यू नो। वो मेरे रियलिटी शोज हों, सारेगामापा, इंडियन आइडल, खतरा खतरा खतरा, खतरों के खिलाड़ी, किचन चैंपियन, राइजिंग स्टार, नाउ आइडल। सो लाइन से टेलीविजन में अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, सारे शो सुपर डुपर हिट, हिस्टोरिक शोज, यू नो, touchwood by the grace of God, and television pays very well, everybody knows. But as a musician, only after 31-32 years did I start getting the calls, the opportunities, the praises. So that's what it is. You have to be very patient here. बहुत patience रखना पड़ता है और तैयारी रखनी पड़ती है। That thankfully, you know, अच्छे दोस्त भी मिले, you know, अच्छा थॉट्स भी अच्छे थे। हमेशा एक अंदर से बिलीफ था कि नहीं होगा। और यार इतना हार्ड वर्क भी कभी ना कभी पे बैक तो करता ही है ना, बिकॉज़ you are continuously you are doing it. थैंक यू भाई। एक के बाद आ ही जा रहा है। थैंक यू। तो या सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत लकी भी हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं डेफिनेटली सबको कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे, राइट, इट्स नॉट। और अगर सक्सेसफुल होंगे भी तो जरूरी नहीं कि आप नंबर 1 होंगे, क्योंकि एक ही इंसान नंबर 1 हो सकता है एक टाइम पे, राइट। 10 लोग नहीं हो सकते हैं। So you have to keep wait for your turn. Yes. And you have to work on yourself. You have to be ready कि देखो नंबर 1 कुछ झोला करेगा तो जाके आपका नंबर आएगा। Right. जब तक नंबर 1 की तरह प्रैक्टिस करेगा, ट्रेन करेगा, रियाज करेगा या करेगी जो भी है, तब तक कोई चांस नहीं है। Correct. तो ओनली व्हेन दैट पर्सन एक छोटा सा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देगा और आपको छा जाना है Correct. उसमें,
है ना? So that's what it is कि आज के टाइम पे विराट कोहली is the biggest cricketer in the world. Right. Second best, third best, fourth best बहुत है, but best batsman कौन है? विराट कोहली. But विराट कोहली बेस्ट इसीलिए है क्योंकि वो बेस्ट की तरह ट्रेन करता है, बेस्ट की तरह खाता है, बेस्ट की तरह रेस्ट करता है, बेस्ट की तरह सोचता है, बेस्ट की तरह टीम प्लेयर होता है. So it's not just one thing that makes you the best. It's a combination of everything Correct. that makes you the best. Makes you the best. So that's it. Cool, bro. Thank you so much for this thing. Thank you guys. Thank you. Thank you.